हेलो स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स के इस क्लास में मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स से टॉपिक उठाया है, यानी जो आपका सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उस बुक से मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है एंड टॉपिक का नाम है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, आप देख रहे होंगे लैंड रिफॉर्म। एंड लैंड रिफॉर्म में भी मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जानिए कि ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम क्या था। ठीक है, व्हाट वाज लैंड रिफॉर्म। सीबीएसई यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म सिस्टम एंड व्हाट टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स हैड बीन मेड रिगार्डिंग दिस लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को अपने लोग जान लेते हैं कि लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब ब्रिटिश एज था तो उस समय जो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम था ना, वह बहुत ही बैड स्थिति में था। ठीक है, बहुत ही बैड स्थिति में था। तो उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए लैंड रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में जैसे कि आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी खामियां थी तो उसको सुधारना, उसके बाद जो रेंट सिस्टम में, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में जो भी खामियां थी, जो भी डिमेरिट्स थे, तो उन्हें इंप्रूव करना। तो इन सब वजह से लैंड रिफॉर्म किया गया था। अब जहां तक इसके टाइप्स की बात है, ये दो तरह के, ये जो सुधार किए गए थे, ये दो तरह के सुधार किए गए थे। एक पहला जो सुधार था वह था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, एंड जो दूसरा जो रिफॉर्म था वह था आपका टेक्निकल रिफॉर्म। तो हम लोग बात करेंगे, मैं आपके लिए बात करूंगा अभी यहां पर इस वीडियो में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। तो यहां पर आपने लैंड रिफॉर्म की मीनिंग को समझ लिया। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे, तो इसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इस वजह से कहा गया था क्योंकि लैंड रिफॉर्म से जितने भी रिलेटेड जो रिफॉर्म किए गए थे, ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में कानून बनाया गया था एंड उस कानून के थ्रू जो है वो लैंड रिफॉर्म को अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहा गया है। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में कौन कौन से रिफॉर्म किए गए थे? तो जो नंबर 1 है, पहला रिफॉर्म है, वह है आपका एबॉलिशन ऑफ जमींदार्स। ठीक है, जो सेकंड जो रिफॉर्म किया गया था वह था सीलिंग ऑन होल्डिंग। ठीक है, इसका जो थर्ड था वह था आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। एंड जो फोर्थ जो रिफॉर्म किया गया था, सुधार किया गया था, वह था रेगुलेशन ऑफ रेंट। ठीक है, अब सभी का जो उद्देश्य था वह अलग अलग था। अब ये एबॉलिशन ऑफ जमींदार, इसका क्या उद्देश्य था, यह क्यों किया गया? आपको पता है कि जब जमींदारी सिस्टम था उस समय ये जमींदार लोग क्या करते थे? ये जमींदार लोग जो फार्मर्स थे उनसे लैंड रेवेन्यू वसूला करते थे। एंड जब लैंड रेवेन्यू ये किसान नहीं दे पाते थे तो उनके पास जो जमीन होती थी
उन्हें ये जमींदार क्या करते थे, कैप्चर कर लेते थे। यानी जो किसानों का जो ओनरशिप था वह क्या क्या हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है, यानी सारे के सारे जो किसान थे वह लेबर के रूप में इन जमींदारों के पास जाकर के वर्क किया करते थे। एंड इस तरह से ये जो जमींदार थे तो इन फार्मर्स का, हम फार्मर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे। ठीक है, यानी फार्मर्स की स्थिति बहुत बुरी थी। तो गवर्नमेंट ने यह सोचा कि सबसे पहले किसानों की स्थिति को सुधारा जाना चाहिए एंड उसके लिए जरूरी है कि इन्हें अपनी जमीन का जो ओनरशिप है उसे जरूर ही दिलवाना चाहिए। तो इस वजह से ये जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया, सबसे पहले उसे एबॉलिश किया गया। ठीक है, एंड आपको मैं बता दूं कि ये जो जमींदारी सिस्टम था जब इसका एबॉलिशन किया गया था, ठीक है, तो इसकी वजह से लगभग 200 लाख फार्मर्स को उनके जमीन का जो ओनरशिप था वह प्रोवाइड करवाया गया था, ये समझ लीजिए। ठीक है, एंड जब ओनरशिप मिल गया तो जो किसान थे तो भाई मन लगा करके खेती करते थे एंड प्रोडक्शन अच्छा होता था। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है जो सेकंड जो सुधार किया गया था वह था सीलिंग ऑन होल्डिंग। सीलिंग ऑन होल्डिंग यानी सीलिंग ऑन होल्डिंग का मतलब होता है कि एक लिमिटेशन से अधिक जमीन जिसके पास था, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा जमीन थी तो उस एक्स्ट्रा जमीन को मतलब उन किसानों से ले लिया, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे तो उन बड़े बड़े फार्मर्स से ले लिए गए थे, मतलब जमींदारों से ले लिए गए थे। एंड उसके बाद जो है उसे किसके बीच में बांटा गया था, जो स्मॉल फार्मर्स थे, ठीक है, जिनके पास जमीन नहीं थी, तो उनके बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया था। तो इसका मतलब क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो लैंडलॉर्ड थे अथवा जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, ठीक है, एंड जो छोटे फार्मर्स थे, तो इनके बीच का जो गैप था, ठीक है, उसको कम करना, इनके बीच का जो इकोनॉमिक गैप था उसको कम करना, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना, ठीक है, इसका उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि सीलिंग ऑन होल्डिंग का मतलब यह हुआ कि एक सीमा से अधिक, ठीक है, एक सीमा से अधिक जमीन जिनके पास थी तो उनसे वो जमीन ले लेना एंड उन जमीन को गरीब किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो ये पर्पस था सीलिंग ऑन होल्डिंग का एंड इससे काफी किसानों को जो है जमीन दिलवाई गई थी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जो थर्ड आपका था कंसोलिडेशन ऑन होल्डिंग। अब ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिसको आप हिंदी में चकबंदी कहते हो, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये कंसोलिडेशन क्यों किया गया, चकबंदी क्यों की गई। तो आपको पता है कि जो फार्मर्स थे उस समय, जो फार्मर्स थे तो उनके जो जमीन थे जिस पर वो खेती किया करते थे ना, वो काफी बिखरे हुए थे। यानी 1 एकड़ यहां है तो 1 एकड़ 2 किलोमीटर के बाद है। तो इसका रिजल्ट ये होता था कि लुकिंग आफ्टर में बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रोडक्शन कॉस्ट था तो वह भी जो है, वह भी क्या होता था, प्रोडक्शन कॉस्ट वह भी जो है वो ज्यादा हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से यह तय किया गया कि जिनके जमीन, ठीक है, जिनके जमीन इधर उधर बिखरे हैं, स्कैटरिंग फॉर्म में हैं, स्कैटर्ड हैं, तो उन्हें एक जगह लाया जाए, ठीक है, जिससे कि किसानों को खेती करने में असुविधा न हो एंड जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर। अच्छा, उसके बाद है जो फोर्थ जो सुधार किया गया था,
ठीक है, वह था रेगुलेशन ऑफ रेंट। सही। अच्छा, आपको पता है कि जब लैंडलॉर्ड हुआ करते थे तो वे लोग क्या करते थे, वे लोग पूरी की पूरी उपज जो है, फार्मर्स की पूरी उपज लैंड रेवेन्यू के रूप में ले लिया करते थे एंड उनके पास कुछ नहीं बचता था। ठीक है, तो इस तरह से जो फार्मर्स लोग होते थे तो उनकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। तो फार्मर्स की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया गया, रेंट से रिलेटेड जो नियम थे वो बनाए गए। ठीक है, रेंट से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो नियम थे, कानून थे, वो बनाए गए एंड इसमें ये तय किया गया कि अब कोई भी किसान अपने पूरे उपज का 1/3 से ज्यादा लैंड रेवेन्यू के रूप में किसी को भी पे नहीं करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब किसानों के पास जो है उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच जाता था। ठीक है, जिसका यूज वे लोग अपने फैमिली के मेंटेनेंस के लिए करते थे एंड अगर जो सरप्लस जो प्रोडक्ट बच जाता था तो उसकी सेलिंग करके एंड वो मुनाफा कमाते थे, यानी कि प्रॉफिट कमाते थे। तो इससे भी जो किसानों की जो स्थिति थी तो उसमें काफी सुधार हुई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में तो आप इन सारी बातों को बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका आंसर जो ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।